जय हिंद दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ थी उसमें हमारा ये 121st क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 120 MCQ देखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले समय में आने की पूरी संभावना है। PSC लेवल से लेकर आपके जो बैंक, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, और अगर आप मेरे हिस्ट्री का सेशन देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उसमें जो हम लेक्चर ले रहे हैं उन्हीं से संबंधित हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121 जो क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक नदी कूबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए कूबा नदी काबुल? ये हमारी यूपी PCS में 1999 में पूछा जा चुका है फ्रेंड। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में एवं पंजाब में। तो कहाँ पे फ्रेंड काबुल नदी जो है हमारी वैदिक समय के हिसाब से जो काबुल नदी है वो कहाँ थी फ्रेंड? अफगानिस्तान में थी। कहाँ थी फ्रेंड? अफगानिस्तान में थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, ये भी हमारी यूपी PCS में 1998 में आ चुका है। क्या है, यानी क्या बनाया है उन्होंने? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो क्या बनाया है फ्रेंड? उनने सांख्य दर्शन बनाया है। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी कि लौह धातु, हम सब जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ये हम सब जानते हैं। हमने पहले क्वेश्चन जो किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसमें थे ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन कब सबसे पहले हमें लोहे धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यूपी PCS 1998 में आ चुका है फ्रेंड ये क्वेश्चन। तक्षशिला में, अंतरंजी खेड़ा में, कौशाम्बी में या हस्तिनापुर में। तो कब मिला है फ्रेंड? कहाँ मिला है हमें सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं लोगों के? अतरंजी खेड़ा में। कहाँ मिले फ्रेंड? अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? काय पे आधारित है फ्रेंड? ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका है फ्रेंड? सामवेद। सामवेद जो है उसका संकलन हमारे ऋग्वेद पर डिपेंड करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है फ्रेंड, है ना? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो क्या है फ्रेंड? भागवत जो है हमारी वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो काय से फ्रेंड? किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, हमको ये दो सूची दी हुई है, 1 और 2। अब हमको ये बताना है कि पहली सूची में हमको वेद दिए हैं और दूसरी सूची में उसके संबंधित उससे जानकारी दी है फ्रेंड। ये हमारा MP PSC में 1999 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हमको बताना है। तो हमारा जो अर्थवेद है फ्रेंड, हमारा जो वेद जो है हमारा वो किससे संबंधित है? हमारा औषधियों से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमारा किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद हमारा बलिदान विधि से संबंधित है। लेकिन हमारा जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। हम सब जानते हैं सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। संगीत कहाँ से निकला है? हमारे सामवेद से निकला है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हुआ? ए। हमारा इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा हुआ? ए। ठीक है, ये MP PCS में पूछा जा चुका है। अब हमारा जो चरक संहिता है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है फ्रेंड? किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से। तो कैसे संबंधित है फ्रेंड? चिकित्सा से। ठीक है, और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? चा से चरक संहिता और चा से चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ठीक है, ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद से पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है या फिर यजुर्वेद से पता चलता है। तो किससे पता चलता है फ्रेंड? यजुर्वेद से हमें जानकारी मिलती है कि यज्ञ के कैसे विधि विधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा और समिति हम जानते हैं दो पुत्रियां हैं। ठीक है, वे सभा और समिति। अब देखते हैं कि ये वैदिक युगीन से किस प्रकार संबंधित है। गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था से थी या फिर राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो क्या है फ्रेंड इसका उत्तर? मंत्री परिषद थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। लोकप्रिय शासन प्रणाली कब क्या थी?
निरंकुश थी वो शासन प्रणाली, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंश अनुगत राजतंत्र था? तो कैसी थी फ्रेंड, वो गणतंत्र थी, है ना। यानी कि लोगों के, हाँ, गण का मतलब क्या होता है, जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसका चलता था, राजनीति उसके अकॉर्डिंग चलती थी, राजा आजा सब उसके हिसाब से चलते थे, गणतंत्र थे, ठीक है, यानी अपने हिसाब से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? कौन सा है फ्रेंड, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? तो कौन है फ्रेंड, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो किस युग में हुई फ्रेंड, वैदिक युग में हुई, है ना। वैदिक युग में इन 6 जो भारतीय दर्शन है उनकी अभिव्यक्ति हुई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, आर्यों द्वारा नहीं लाई गई, ठीक है। मृदभांड, आभूषण, बड़ईगिरी या लोहार? तो क्या नहीं लाई गई फ्रेंड, लोहार। लोहार जो है, लोहारगिरी जो है वो वैदिक युग में आर्यों द्वारा वैदिक युग में नहीं लाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, उसमें क्या है, एक साइड हमको वेद दिए हुए हैं और एक साइड हमको उपवेद दिए हुए हैं और एक साइड हमको वेद दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेद फ्रेंड, आयुर्वेद किससे संबंधित है, हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद फ्रेंड, धनुर्वेद किससे संबंधित है, हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। और गंधर्व वेद किससे संबंधित है फ्रेंड, हमारा सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र हमारा अर्थवेद से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि हमारा उत्तर कौन सा है, ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किन 6 मंडलों को कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है, पहले से 6ठे मंडल तक को कहा जाता है, तीसरे से 8वें मंडल तक को कहा जाता है या चौथे से 9वें मंडल तक कहा जाता है? तो फ्रेंड किसको कहा जाता है, गोत्र मंडल। कौन से 6 मंडलों को कहा जाता है ऋग्वेद के? दूसरे से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल है, ठीक है। किस वेद से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद से फ्रेंड? देखिए ये यूपीपीसीएस में भी आ चुका है और जेपीएससी में भी आ चुका है, ठीक है। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में? तो फ्रेंड अर्थवेद में जादू टोने के बारे में हमें जानकारी दी गई है, ठीक है। जादू टोने से संबंधित हमें वहीं पर जानकारी मिलती है। आर्य शब्द इंगित करता है यूपीपीसीएस 1999 में किसको, नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो किसको फ्रेंड, ये श्रेष्ठ वंश को बताता है ना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो कितने हैं फ्रेंड, 10 मंडल है ना। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संभवतः कब आए? यूरोप से, मध्य एशिया से आए या फिर पूर्वी एशिया से आए या अन्य क्षेत्रों से आए? तो कहाँ से आए फ्रेंड, वो मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी परिरचित है? यानी कि गद्य और पद्य फ्रेंड आपको एक ही वेद मिलेगा और वो है हमारा यजुर्वेद, है ना। कौन सा वेद है हमारा, यजुर्वेद में गद्य और पद्य में लिखित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है फ्रेंड? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है या अर्थवेद में? तो किस वेद में मिलता है फ्रेंड? अर्थवेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? कौन सी थी फ्रेंड इसकी प्राचीनतम संस्था? कौन सी थी ऋग्वेद की? विदत, है ना। याद रखना आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो कौन सा है फ्रेंड? पंचविश ब्राह्मण सबसे सर्वाधिक प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था कब आई प्रचलन में? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो कब आई फ्रेंड? उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो फ्रेंड अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता है और नारी निम्न वर्ण की होती है, यानी इसका उत्तर ए है।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम हमारे अनुलोम के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता है, या फिर जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, या जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न उच्च वर्ण की नारी से विवाह करता है, या निम्न वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी रहती है। तो फ्रेंड हमने पहले ही बताया था उल्टा होता है, यानी कि क्या होता है कि इसमें नारी तो उच्च वर्ण की होती है लेकिन पुरुष निम्न वर्ण का होता है, ठीक है। वैदिक युग में यव कहा जाता है गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं को। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड? जौ को। जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो किसके लिए फ्रेंड? चावल के लिए, है ना। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? चावल के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। हम आगे के क्वेश्चन 30 MCQs नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे फ्रेंड। आगे के भी आप लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे के सारे MCQ प्रीवियस पेपर में भी आ चुके हैं और आने वाले समय में भी आने की